इमेजिन कीजिए एक सिंगल बहुत ही संकरा और बेहद व्यस्त समुद्री हाईवे, मतलब एक ऐसा हाईवे जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% ट्रेडेड ऑयल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, राइट? एग्जैक्टली। अगर उस हाईवे पर एक भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई रास्ता रोक दे तो सिर्फ उस इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ट्रैफिक में एक भयंकर जाम लग जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन्स ठप पड़ जाएंगी और हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बता रही हैं कि ये हाइपोथेटिकल जाम अब एक डरावनी हकीकत बन रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए आज के इस करंट अफेयर्स डीप डाइव में हम इसी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़ना नहीं है। सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हमें इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद आर्टिकल्स को डिकोड करना है। हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ये जो टकराव है वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसीज और यहाँ तक कि हमारे स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम से कैसे जुड़ा है। सही कहा। अगर हम थोड़ा सिलेबस मैपिंग कर लें तो एस्पिरेंट्स के लिए आसानी होगी। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी, और जीएस पेपर 3 जो कि एनर्जी सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को कवर करता है, उससे जुड़ते हैं। वंडरफुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले मिडल ईस्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यूएस फोर्सेस ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर मौजूद मिलिट्री टारगेट्स को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट यानी नष्ट कर दिया है। और ईरान भी चुप नहीं बैठा है। इसके जवाब में उन्होंने यूएस एम्बेसी बागदाद के हेलीपैड को मिसाइल दागी है, और इतना ही नहीं, यूएई की एक ऑयल फैसिलिटी पर भी एक इंटरसेप्टेड ड्रोन का मलबा गिरा है। मतलब ये रीजनल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। वेट, यूएई की फैसिलिटी पर भी? ये तो बहुत बड़ा एस्केलेशन है। लेकिन इस पूरे क्राइसिस में खार्ग आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान का प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। ये उनकी इकोनॉमी की जीवन रेखा है। इसे टारगेट करने का सीधा मतलब है ईरान की आर्थिक रीढ़ पर वार करना। ओहो, मतलब सीधा इकोनॉमी पर अटैक। बिल्कुल। और अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डेटा देखें तो यूएस ने अपनी 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपली को वेस्ट एशिया की तरफ डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेच है। वो क्या? यूएसएस ट्रिपली फिलहाल ताइवान के पास स्पॉट हुआ है। ताइवान मतलब पैसिफिक में, तो वहां से वेस्ट एशिया आने में तो कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा। यही तो बात है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन रातों रात नहीं होता, और इस डिले के बीच क्राइसिस और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। राइट। और यहीं से हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल जुड़ता है। एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये सीधा हमारे घरों की रसोई से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। अच्छी खबर ये है कि भारत के 2 एलपीजी कैरियर्स, जिनके नाम शिवालिक और नंदा देवी हैं, वो सुरक्षित रूप से इस डेंजर जोन को क्रॉस कर चुके हैं। ये दोनों जहाज कुल मिलाकर 92,712 92,712 टन कुकिंग गैस लेकर भारत के कंदला और मुंद्रा पोर्ट की तरफ आ रहे हैं। ये सप्लाई चेन रेजिलियंस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। हाँ, लेकिन भारत हर साल लगभग 200 लाख टन एलपीजी इंपोर्ट करता है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? देखिए, हालिया कॉन्ट्रैक्ट्स बताते हैं कि भारत ने यूएस के साथ 2026 के लिए 2.2 मिलियन टन्स एलपीजी का अग्रीमेंट किया है, जो हमारे टोटल इंपोर्ट्स का करीब 10% है। पर यहाँ मुझे एक प्रैक्टिकल पुशबैक देना है। अगर पर्शियन गल्फ पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो क्या यूएस से इतनी लंबी समुद्री यात्रा, यानी ये जो लॉन्ग वॉयज ड्यूरेशन है, क्या ये एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। देखिए, यूएस यकीनन बैकअप है, लेकिन इतनी लंबी समुद्री यात्रा का मतलब है जहाज़ों की कमी, ज्यादा ईंधन जलना और सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस प्रीमियम का आसमान छूना। और अल्टीमेटली इसका बोझ आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली। सारा बढ़ा हुआ फ्रेट कॉस्ट भारत की जनता को उठाना पड़ेगा। तो ये कोई क्विक या सस्ता फिक्स नहीं है। तो एक तरफ जंगी जहाज है और दूसरी तरफ कूटनीति। इस आर्टिकल के मुताबिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल रणधीर जायसवाल ने बताया है कि भारत ब्रिक्स चेयर के रूप में शर्पा चैनल के जरिए इस वेस्ट एशिया क्राइसिस पर बातचीत की कोशिश कर रहा है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए कि ये 28 फरवरी से शुरू हुआ क्राइसिस अब ग्लोबल डिप्लोमेसी का टेस्ट बन गया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराक्ची के बीच बातचीत भी हुई है।
लेकिन एक सेकंड, शर्पा चैनल बेसिकली बैक चैनल नेगोशिएशंस होते हैं ना? हाँ, शेरपा राष्ट्रीय अध्यक्षों के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन असली चुनौती कुछ और है। ब्रिक्स के अंदर ही कोई साझा सहमति या कंसेंसस बनाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब ब्रिक्स में ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई भी शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, एक ही ग्रुपिंग में वो देश हैं जो इस क्राइसिस में सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं। ऐसे में भारत के लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का महत्व सामने आता है। हमें अमेरिका के साथ भी रिश्ते रखने हैं और ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान और अरब देशों के साथ भी। एकदम सही। और जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतनी अनप्रेडिक्टेबल हों, तो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा बचाव उसकी खुद की टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी होती है। राइट, अपनी टेक्निक। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट स्पेस सेक्टर से आया है। ISRO के IRNSS-1F सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक 13 मार्च 2026 को फेल हो गई है। ये एक बड़ा सेटबैक है। हमारे नाविक सिस्टम को पूरी तरह काम करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स चाहिए, लेकिन इस फेलियर के बाद अब हमारे पास सिर्फ 3 बचे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब क्या हमारा अपना GPS सिस्टम खतरे में? एक घड़ी के खराब होने से इतना क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये आम घड़ियां नहीं हैं। एटॉमिक क्लॉक सैटेलाइट्स के अंदर नेविगेशन का दिल होती हैं। अगर सैटेलाइट की घड़ी 1 माइक्रोसेकंड भी गलत हो जाए, तो धरती पर आपकी लोकेशन कई किलोमीटर गलत दिखाई देगी। ओहो, मतलब एक्सट्रीम प्रिसिजन चाहिए। हाँ, पुराने सैटेलाइट्स में स्विट्जरलैंड के स्पेक्ट्रा टाइम कंपनी से इंपोर्टेड क्लॉक्स इस्तेमाल हुई थी, जो बार-बार फेल हो रही हैं। लेकिन इसरो ने इसका सोल्यूशन निकाला है ना, इंडिजिनस रुबीडियम क्लॉक्स। बिल्कुल। नए NVS-01 सैटेलाइट में स्वदेशी रुबीडियम क्लॉक्स सफलतापूर्वक लगाई गई हैं। दैट्स ग्रेट। और स्पेस की अनिश्चितता पर एक नई स्टडी भी आई है, अर्थ के मैग्नेटिक फ्लिप्स को लेकर। अच्छा। हाँ, पहले माना जाता था कि धरती के नॉर्थ और साउथ पोल्स का स्वैप होना एक छोटी प्रक्रिया है, लेकिन इयोसीन एपोक के मड सैंपल्स यानी करीब 4 करोड़ साल पुरानी मिट्टी की स्टडी से पता चला है कि ये फ्लिप 70,000 साल तक चल सकता है। वेट, रियली? 70,000 साल? और इसका हमारे सैटेलाइट्स पर क्या असर होगा? जब ये फ्लिप होता है तो धरती की मैग्नेटिक शील्ड कमजोर हो जाती है। हमारे सैटेलाइट्स सूरज के हानिकारक रेडिएशन के प्रति एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ये तो बहुत डरावना है। खैर, स्पेस से अब वापस धरती पर आते हैं। GS पेपर 3 के एनर्जी वाले हिस्से में एक और बड़ा डिबेट चल रहा है, डोमेस्टिक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। आप हेलियोथोरियम फ्यूल या ANL की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। ये फ्यूल साइंटिफिक कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट चुका है। बार्स की एक रीसेंट रिपोर्ट ने इसे भारत के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स के लिए यानी PHWRS के लिए अनसूटेबल घोषित कर दिया है। और बार्क का लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। उनका कहना है कि इस फ्यूल के इस्तेमाल से रिएक्टर्स के शटडाउन रॉड्स की प्रभावशीलता 26% कम हो जाएगी। अगर मैं एस्पिरेंट्स के लिए इसे सिंपल करूं, तो शटडाउन रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर के ब्रेक्स होते हैं। अगर ब्रेक्स ही 26% कमजोर हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है, राइट? बिल्कुल। बार्क का मानना है कि इसके लिए पूरे डिजाइन में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शिकागो बेस्ड कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी यानी CCTE का दावा कुछ और है। हाँ, उनका दावा है कि ये फ्यूल 50 GVDT का बर्न अप देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 14% स्पेंट फ्यूल यानी न्यूक्लियर कचरा पैदा करता है। और इस एस्पिरेंट्स को ये बर्न अप समझना चाहिए। ये फ्यूल एफिशिएंसी की तरह है। 1 टन फ्यूल से 50 गीगावाट दिन की एनर्जी, ये मौजूदा फ्यूल से बहुत ज्यादा है। इसीलिए जाने माने साइंटिस्ट अनिल काकोडकर जी ने इसका समर्थन किया है। और MIT के प्रोफेसर कौरुष शिरवान ने तो बार्क की स्टडी में टेक्निकल फ्लॉज पॉइंट आउट कर दिए हैं। ये क्लासिक सेफ्टी वर्सेस एफिशिएंसी डिबेट है। भारत अब स्टेज 2 में जा रहा है, जहां कलपक्कम में 500 MV का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमीशन हो रहा है। तो नई तकनीक चाहिए, पर सेफ्टी से समझौता नहीं कर सकते। सही बात है। और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट भी कवर करना जरूरी है। NTCA का नया डेटा आया है। पिछले साल देश में 166 बाघों की मौत हुई है। और इसमें से 41 टाइगर डेथ्स सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं,
ये बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि एमस्ट्राइव ज़ैप और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF एक्टिव है, लेकिन महाराष्ट्र कैबिनेट का एक नया प्रस्ताव और विवाद खड़ा कर रहा है। हाँ, वो तेनुओं यानी लेपर्ड्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 से हटाकर शेड्यूल 2 में डालना चाहते हैं, जिसको पर्यावरणविदों ने क्रूअल एंड रिग्रेसिव कहा है। लेकिन शेड्यूल बदलने से होता क्या है? देखिए, शेड्यूल 1 में पूर्ण सुरक्षा मिलती है, सबसे भारी जुर्माना होता है शिकार पर। शेड्यूल 2 में वो सुरक्षा का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। मतलब सरकार शायद बढ़ते मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाह रही है, पर पोचिंग का डर तो है। बिल्कुल। अब इकोलॉजी से थोड़ा पब्लिक हेल्थ की तरफ चलते हैं, जो GS2 का हिस्सा है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस का डेटा बहुत चिंताजनक है। ओहो, वो बचपन के मोटापे वाला डेटा। हाँ, भारत चाइल्डहुड ओबेसिटी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाँ, 41 मिलियन बच्चे और 2040 तक ये 56 मिलियन हो सकते हैं। ये सीधा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ाता है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सही कहा। अब पॉलिटी की बात करते हैं। Here's where it gets really interesting. पॉलिटी में साबरीमाला विवाद फिर से सुर्खियों में है। हाँ। केरला सरकार ने महिलाओं की एंट्री पर अपना स्टैंड थोड़ा नरम किया है। ये क्रिटिकल है। 7 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन की सुनवाई होने वाली है। और केरला सरकार कह रही है कि कोर्ट को सिर्फ आधुनिक तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि केयरफुल असेसमेंट करना चाहिए। बेसिकली कोर्ट को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट करना है। क्या भगवान अयप्पा के नैष्ठिका परमुचारी स्वरूप के सामने महिलाओं का न जाना धर्म की एक अनिवार्य मान्यता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनाम धार्मिक स्वतंत्रता का टकराव है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तमिल लेखक वैरमुथु को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ये देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। एस्पिरेंट्स को ये प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब हम इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, गवर्नेंस और AI। सेंटर ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 में संशोधन किया है। हाँ, कैप्टिव पावर जनरेशन को लेकर अब इन प्लांट्स का वेरिफिकेशन पूरे फाइनेंशियल ईयर के आधार पर होगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन जब खुद की बिजली पैदा करने की बात आती है तो मुझे AI याद आता है। US का रेट पेयर प्रोटेक्शन प्लेज। एग्जैक्टली। US कह रहा है कि AI हाइपरस्केलर्स जैसे मेटा, गूगल, वो अपनी भारी बिजली की खपत का खर्च खुद उठाएं। जनता के पैसे से ये सब्सिडाइज नहीं होगा। और ये लॉजिकल है, क्योंकि डेटा सेंटर्स की डिमांड 2030 तक 9 से 17% होने वाली है। लेकिन भारत में फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया गया है। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है। और यहीं इस डॉक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन के E=mc2 सिद्धांत का बहुत कमाल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि प्रकाश की गति से तेज चलने के लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। हाँ, और AI का विकास भी ऐसा ही है। उसे इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। तो क्या AI की ये बेतहाशा डिमांड हमारे पावर ग्रिड और पर्यावरण के लिए एक ऐसा ही मास एनर्जी पैराडॉक्स नहीं बना रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये टैक्स हॉलिडे हमारे ही ग्रामीण विकास और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संसाधनों को चूस लेगा? बिल्कुल। क्या हमारी अपनी जनता की जरूरतों की कीमत पर हम AI डेटा सेंटर्स को पालेंगे? एस्पिरेंट्स को इस विचार पर गहराई से सोचना चाहिए। ये एथिक्स, इकोनॉमी और टेक का परफेक्ट सवाल है। एकदम सही। तो एस्पिरेंट्स, इस सवाल पर विचार कीजिए। आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। डॉट्स कनेक्ट करते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए।